नमस्कार जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे, देश में मुद्दों की कोई कमी नहीं है और विवादों के मुद्दे हो तो क्यों ना सियासी पारा चढ़े। एक बार फिर केंद्रीय कैबिनेट ने जो फैसला किया एनपीआर का, उसके बाद भी अब सियासी पारा चढ़ा हुआ है। कहा जा रहा है कि एनआरसी का यह पहला स्टेप है और इसको लेकर के भी विरोध शुरू हो चुका है। हालांकि सरकार का यह दावा है कि 2010 में मनमोहन सिंह इसे लागू कर चुके हैं और अब एक बार फिर अप्रैल 2020 में सितंबर तक इसको पूरा करना है और 2021 की जनगणना की यह तैयारी के सिलसिले के रूप में देखा जा रहा है। खैर, पूरा मजमून हम आपको दिखाते हैं, उसके बाद हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अब जरा एक बार मजमून पे गौर फरमाएं, उसके बाद में लौटते हैं हमारे पैनल के पास। मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के लिए मंगलवार को 8,500 करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया। देश भर में नेशनल रजिस्टर ऑफ इंडियन सिटीजन तैयार करने की दिशा में सरकार का ये दूसरा बड़ा कदम है। इसके पहले 31 जुलाई 2019 को सरकार ने ऑफिशियल गजट में नोटिफिकेशन के द्वारा एनपीआर के लिए कदम आगे बढ़ाए थे। एनआरआईसी असल में एनआरसी ही है, बस अंतर यह होगा कि इसमें असम को शामिल नहीं किया जाएगा, जहां पहले ही एनआरसी लागू हो चुका है। देश भर में एनआरआईसी लागू करने के पहले एनपीआर तैयार किया जाएगा, जिसकी बाद में जांच और पुष्टि की जाएगी। इसमें न केवल सामान्य निवासियों की सूची तैयार की जाएगी, बल्कि अवैध प्रवासियों और संदिग्ध नागरिकों की पहचान भी की जाएगी। देश भर में अभी सीएए और एनआरसी का विरोध हो रहा है, क्योंकि इसमें बाहर से आए मुस्लिमों को नागरिकता नहीं देने की बात कही गई है, लेकिन एनपीआर में संदिग्ध नागरिकता की पहचान की बात कही गई है। यहीं से विवाद की जड़ शुरू होती है। डिप्टी सीएम ने कहा कि केंद्र दूसरे मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए इस तरह के हथकंडे अपना रही है। एनआरसी पे कुछ चर्चा नहीं हुई है, कैबिनेट में डिस्कशन नहीं हुआ है। दूसरी तरफ उनके खुद के मंत्री दर्जन बार बोल चुके हैं कि हम एनआरसी लागू करेंगे, तो ये कहीं ना कहीं राजनीति कर रहे हैं। अब एनआरसी को आप कह रहे हैं हम लागू नहीं करना चाह रहे हैं, फिर आपने एनपीआर को अगले दिन लागू कराने की बात कैबिनेट के माध्यम से करी है, तो कहीं ना कहीं ये लोगों का ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार की बातों को बार बार कर रहे हैं और क्लैरिटी किसी के पास नहीं है। प्रधानमंत्री कुछ बोल रहे हैं, उनके मंत्री कुछ बोल रहे हैं, सरकार कहती कुछ है, करवाती कुछ है, मंशा कुछ और है, विधेयक के नाम पर राजनीति कर रहे हैं और अर्थव्यवस्था चौपट होती चली जा रही है। 2003 रूल्स के उपनियम 4 के नियम 4 में कहा गया है कि जनसंख्या रजिस्टर के वेरिफिकेशन प्रक्रिया के दौरान किसी व्यक्ति या परिवार को संदिग्ध नागरिक या संदिग्ध नागरिकता माना जा सकता है। अब सवाल उठता है कि संदिग्ध नागरिकता क्या है? आखिर किस आधार पर कोई व्यक्ति या परिवार को संदिग्ध नागरिक माना जा सकता है? 2003 रूल्स में संदिग्ध नागरिकता को परिभाषित नहीं किया गया है। यहां तक कि मुख्य कानून यानी 1955 के सिटीजनशिप एक्ट में भी इसके बारे में कुछ नहीं कहा गया है। सिटीजनशिप संशोधन एक्ट 2003 आने के बाद 2003 रूल्स लाए गए थे। एनपीआर और एनआरआईसी तैयार करने के लिए जिस 2003 रूल्स के तहत जो बुनियादी नियम और प्रक्रियाएं उपलब्ध की गई है, उनमें भी यह नहीं बताया गया है कि किसी व्यक्ति या परिवार को संदिग्ध किस तरह से माना जाएगा। इसमें बस यही कहा गया है कि लोकल रजिस्ट्रार इसे तय करेगा। ऐसे में तहसील या तालुका के रजिस्ट्रार को यह तय करने का पूरा अधिकार होगा कि कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक होगा या नहीं, और जो प्रोफार्मा इस आधार होगा। हालांकि भाजपा इसे महज 2011 की तर्ज पर जनगणना बता रही है। इस देश की धरती पर जो जाए हैं, जो खाते हैं, जो गाते हैं, वो किसी भी पंथ और मजहब का हो, उनकी नागरिकता से किसी किस्म की छेड़छाड़ नहीं होगी। ये एक सामान्य सी प्रक्रिया है जिसमें सामान्य जानकारी आपको और मुझको भी देनी होगी और उस आधार पर एक किस्म का रजिस्टर तय होगा। जनगणना जो सामान्य प्रक्रिया है वो 2011 में हुई और उसी प्रक्रिया में अब आगे होगी। हालांकि जनगणना एक प्रक्रिया है, लेकिन इसमें आने वाले जटिलताओं को यदि दुरुस्त नहीं किया गया तो शायद आमजन के लिए ये जी का जंजाल भी बन सकता है। फिलहाल एनपीआर में पिछली जनगणना के मुकाबले 8 बिंदु ऐसे हैं जिन पर जानकारी और ज्यादा मांगी गई है, जिनका काम अब अप्रैल 2020 में शुरू हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। तो चलिए, आपने देखा मजमून और क्या कह रहे हैं सचिन पायलट और राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष भाजपा सतीश पूनिया। यहीं पे विवाद शुरू होता है। सतीश पूनिया कह रहे हैं कि इसमें हर्ज क्या है, हम जब खुद
प्रधानमंत्री को भी अपनी रजिस्ट्रेशन कराना होगा, या जो जानकारी कोई मांग रहा है तो वो देनी होगी, और मुझे भी देना होगी, आम आदमी को भी देनी होगी। तो इसमें हर्ज किस बात का है? लेकिन सचिन पायलट कह रहे हैं कि सरकार कह कुछ रही है, कर कुछ रही है, मंत्री कुछ कहते हैं, प्रधानमंत्री कुछ कहते हैं। महज एक मुद्दों से ध्यान भटकाने का अभियान छेड़ा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, उसी के तहत कभी क्या लेके आ रहे हैं, कभी क्या लेके आ रहे हैं। तो चलिए मुद्दा हम शुरू करते हैं। हमारे साथ इस वक्त विष्णु कुलवाल साहब बीएसपी नेता जुड़े हुए हैं, संजय माधव जी सीपीएम नेता हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, पंकज जोशी साहब भाजपा नेता हमारे साथ जुड़े हैं। सभी का स्वागत है। मैं संजय जी आपके पास आना चाहूंगा। पहले तमाम प्रतिपक्ष की पार्टियां सरकार के कैबिनेट के फैसले पर संदेह कर रही हैं, उंगली उठा रही हैं। सरकार का यह कहना है कि किया क्या जाए, जो कदम उठाते हैं देश के भविष्य को तय करने के लिए, उसी में प्रतिपक्ष का रंग है। योगेंद्र जी, ये तो आत्ममंथन करने की जरूरत सरकार को है। क्या कि भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार के बारे में इतना विश्वास क्यों है पूरे देश के अंदर? और उसकी वजह यह है कि जब देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और पूरी पार्टी यदि झूठों का पुलिंदा लेकर घूमती है, बार बार झूठ बोलते हैं, तो निश्चित रूप से इससे जनता के मन में भी और विपक्षी पार्टियों में भी संदेह पैदा होता है। जैसे कि इस मामले में अभी 2 दिन पहले, 3 दिन पहले प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे रामलीला मैदान में एनआरसी का कोई लेन देन नहीं है, कोई विचार सरकार ने विचार नहीं किया है, देश में कोई डिटेंशन सेंटर, एक भी डिटेंशन सेंटर नहीं है। अमित शाह कल इंटरव्यू दे टीवी में कि एनआरसी का कोई सवाल नहीं है, जबकि ये अभी जो एनपीआर है ये एनआरसी का ही पूर्व कदम है, उसके तरफ आगे बढ़ने का एक कदम के रूप में ये लिया है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं। संजय माधव साहब, में एक सवाल है मेरा, जो पढ़ भी चुके होंगे आप, लेकिन ये नया कोई पैतरा या नया कदम नहीं है। 2010 में मनमोहन सिंह इसे लागू कर चुके हैं। नहीं, इसमें जो मनमोहन सिंह के समय जो लागू हुआ, आपको याद होगा जब वाजपेयी सरकार आई थी तब ये पहली बार जो है इसको लेकर के आए थे, और मनमोहन सिंह के समय जब ये हुआ तो उसके 21 पॉइंट इसमें और नहीं जोड़े हैं। उसमें जो 21 इसमें जो है पहली बार जो आपके बाप का जन्म स्थान, आपकी मां का जन्म स्थान, वो सब चीजें 21 बिंदु इसमें और नहीं जोड़े गए। और ये मैं एक बात और दोहराना चाहता हूं योगेंद्र जी, कि लोकसभा के अंदर 2014 में जब बीजेपी सरकार आई, उस समय ही आते ही जो पहला एक सवाल के जवाब संसद के अंदर कहा गृह राज्य मंत्री के, उसका बाकायदा संसद के अंदर मौजूद है, उन्होंने कहा कि एनपीआर जो है एनआरसी का ही एक पूर्व कदम है और एनपीआर के बाद एनआरसी की तरफ बढ़ेंगे। ये संसद ने जवाब दिया है इनके गृह राज्य मंत्री। इसलिए ये झूठ क्यों बोल रहे हैं? ये देश की जनता को सच क्यों नहीं बताते? आप करना क्या चाहते हो जिससे जनता देखेगी? ये जो गेम है बीजेपी आरएसएस का, एक तरफ कहते कुछ है और हिडन एजेंडा दूसरा होता है। ये इसके कारण मेरे दिमाग में संदेह है, और ये वास्तविकता ये है, ये बहुत बड़ा खतरा देश के सामने है, और ये कोई नई बात नहीं है। ये जो आरएसएस का एजेंडा है, क्या खतरा होगा? मुझे खतरा बताइए। इसका खतरा ये है, इसके खतरा ये दिखने में दिख रही है, वास्तविकता ये खतरा ये है कि ये जो आरएसएस का जो गोलवलकर की किताब है वी डिफाइन, अब उसमें जो उन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्र का जो सपना है उनका जो एक स्वप्न में दिखाया हिंदू राष्ट्र क्या होगा, उसके अंदर कहा है कि इस देश में सिर्फ हिंदू जो है एक राष्ट्र है, और उसके अलावा जो भी लोग हैं वो जो है उसमें सेकेंडरी पोजीशन में रहेंगे, या तो उसके अधीन रहेंगे, वरना उनको इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं। ये उस सोच की तरफ बढ़ने का एक षड्यंत्र है और कुछ नहीं है। और दूसरी बात इसमें दूसरा ऐसा ये भी है कि ये जो देश की समस्या है, जिन वादों को करके मोदी जी सत्ता में आए हैं, उन वादों को न पूरा करके उससे ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के रोड में नए टोटके किए। चलिए मैं वापस लेके आऊंगा आपके पास में, वापस चलूंगा आपके पास में, और मैं एक बार पंकज जोशी साहब के पास में जाना चाहूंगा। पंकज जी टोटका बता रहे हैं कि ध्यान भटकाने के लिए नए नए टोटके किए जा रहे हैं। खैर एनीवे, लेकिन एक संवैधानिक परंपरा को फॉलो कर रहे हैं। अपना जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, कैबिनेट उसे पास करके अगर लागू कर रही है, पावर मेजोरिटी के साथ में गवर्नमेंट है, तो काम उसी को करना है, और नफा नुकसान भी सरकार को, पार्टी को झेलना है। लेकिन सवाल यहां पे यह है कि लगातार यह आरोप लग रहा है कि गवर्नमेंट बीजेपी ध्यान भटकाने के लिए नए नए कदम लेकर के आ रही है। एक मुद्दे से ध्यान हटे ताकि लोग ये ना पूछ लें कि रोजगार कब मिलेगा, महंगाई कब कम होगी। ये आपने सचिन पायलट को भी सुना, और अभी अपने बीच में बैठे हुए हैं सीपीएम नेता संजय माधव भी कह रहे हैं। बात ये नहीं है, दो तक ही सीमित नहीं है, तमाम जो प्रतिपक्ष के नेता हैं, जैसे ही एनपीआर का पता लगा था उसी के बाद से ये विवाद शुरू हुआ है, विरोध शुरू हो रहा है कि ध्यान भटकाने के लिए सड़क पे नए सगुफे छोड़े जा रहे हैं। देखिए योगेंद्र जी, ये बात बिल्कुल नहीं है कि ध्यान भटकाने के लिए, लेकिन एक विपक्ष की एक आदत पड़ गई है कि जो भी आप काम करेंगे उसको जो है हम पकड़ करके उसका विरोध करेंगे, उसको जनता में भ्रम फैलाएंगे। आप देखिए कि आज से जो है मुश्किल से 8-10 दिन पहले आपने देखिए सीए के ऊपर बड़ा बवाल मचाया, और इतना बवाल मचाया जिसकी हद नहीं।
लोगों को धीरे धीरे पता लगने लगा, जिस तरीके से आपने जो है सोशल मीडिया पे देखा, लोगों को पता चलने लगा कि ये जो बिल था वो केवल नागरिकता देने का था, छीनने का नहीं था। बहुत बहुत क्लियर उसमें बात की गई और लगभग लोगों को जब अब पता चलने लगा तो लोग जो है इस चीज के ऊपर मानने लगे और लोग जो है विपक्ष को जो है इस चीज के लिए दोषी ठहराने लगे हैं। इसी तरीके से एनपीआर का देखिए, अभी माधव जी कहते कि जो है 2004 में जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार लेके आई थी। मैं कह रहा हूँ 2004 का यदि आप देखेंगे इंट्रोड्यूस करा दिया था। देखिए मैं कह रहा हूँ बिल लेकर, लेकिन बिल पास कब हुआ था और उसके बाद में जो बजट एक्शन में कब हुआ था, कब लोकसभा चली थी और एक्शन में कब आया था? उसके बाद में 2004 से लेकर के आप जिस पार्टी के सहयोगी थे भाई, क्या बेसिकली आप 2004 से लेकर के 2010 तक आपको नींद नहीं खुल रही थी, या आप सो रहे थे, या आपने अध्ययन नहीं किया, या आपके लोग इसको नहीं चाह रहे थे? 2004 से 2010 तक सुनिए ना, सुनिए 2004 से लेकर रहा हूं, 2004 से 2010 तक आपने कुछ बोला क्या इसके ऊपर? आपने कुछ नहीं कहा और कुछ नहीं बात की। 2010 में 2011 की जब जनसंख्या का काम शुरू हुआ, 2004 के अंदर पंकज जी इनका कहना है कि ऑब्जेक्शन एनपीआर पे नहीं है हमारा, ऑब्जेक्शन जो बिंदु आपने उसमें जो जोड़े मैं वही आ रहा हूं वहां पर। तो मैं कह रहा हूं कि 2000 जब आपने किया था तो 2010 के अंदर जब आपने एनपीआर रजिस्टर था तब आपने उसे कोई फॉर्मेट दिया था क्या? मुझे बता दीजिए। दिया था वो जिसमें हुआ फॉर्मेट ही हो क्या है? अरे आप देखिए झूठ बोल बोलिए सर, दो अध्ययन में क्या है? आपने कहा कि हमने कोई अमेंडमेंट किया आपने 21 नए पॉइंट आपने एनपीआर 23 लोकसभा में होता है पास किया, उसमें देखिए या तो योगेंद्र जी जो है कम से कम आदमी को जो है ना अध्ययन के रूप में कैबिनेट पास कौन सा बिल पास करती है? 23 जुलाई को आपने 2014 को आपने कहा कि चीजें हैं आपके गवर्नमेंट हैज नाउ डिसाइडेड टू क्रिएट द नेशनल रजिस्टर ऑफ इंडियन सिटीजन्स। ये कहां कैसा लोकसभा के 23 जुलाई 2014 का जवाब आपके गृह राज्य मंत्री। अरे सर मैं तो 2014 की बात निकाल, 2015 में तो एनपीआर हो चुका सर, उसके बाद हो चुका। आपको 2019 की बात नहीं है आपने कहा योगेंद्र जी बताइए 2014 की बहस सही है या 2019 की बहस सही है? बहस आज की है, लेकिन 2014 की बहस है 2019 की बहस है? मंशा तो जब आपका जो है पॉपुलेशन बिल आएगा है ना, तब भी आप यही कहेंगे। मैं कह रहा हूं तब ये बात करना कि भैया इंदिरा गांधी जी ने कैसे किया था। आपकी मंशा भिन्न है, आपने बता देंगे, उसमें भी बता देंगे। लोकसभा के अंदर आपने, अरे भाई आपकी मंशा बताएंगे, आप लोकसभा आपकी मंशा बता देंगे, आप बताएंगे, आपकी मंशा बता देंगे। लोकसभा झूठ बोले आपको, आपने लोकसभा झूठ बोला, 2019 की बात की, आपने लोकसभा झूठ बोला 2014 में। आपने यहाँ कहा एनपीआर जो है एनआरसी का पूर्व करे है, ये आपने 2014-23 जुलाई को बोला। अरे 2004 में क्या था? 2004 में क्या था? एनआरसी एनआरसी का देश में आप बेवकूफ मत बनाइए, आप देश को बेवकूफ लोकसभा एनआरसीआई क्या था? मैं कह रहा हूं नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन ऑफ इंडिया था। ये एक्ट कब का है? कब का एक्ट है मुझे बताएं? 55 का है, 1955 का है ना। सेक्शन 14A इसका वो है ना। आपने 2004 में इसमें अमेंडमेंट किया कि नहीं किया? आपने अमेंडमेंट हो चुका, हाँ उससे पहले कहीं हो चुके हैं। मैं कह रहा हूँ 2004 में भी किया ना आपने, तब आपने क्या किया था इसमें? यदि आपकी मंशा नहीं है नहीं है बात कर रहे हैं। एक बात कब से चालू है? पंकज जी मैं एक बात जानना चाहता हूं। संजय जी देखिए, आरोप बहुत सहज है और ये राजनीति में राजनीतिक दलों को ही तय करना है कि आरोप की लिमिट क्या हो। देश तोड़ना बहुत बड़ी बात होती है, कहना मतलब कहना ही बहुत बड़ी बात है। जैसे एक आम मुसलमान यह कहता है कि 7 तलाक को जो समझता है उसके जहन में उससे बाहर निकलना तलाक से ही किस तरह से हिलता है, वो कहते हैं ऐसा। देश तोड़ना मेरे जैसे एक आम नागरिक के लिए भी सुनना ही बहुत ही मतलब एक तीखा दौर कहूं इसे तो अतिशोक्ति नहीं होगी, एक अंदर से हिलने वाली बात है। देश को कैसे तोड़ सकता है? ऐसा बहुत बड़ी शहादत से देश मिला है, ये मुल्क मिला है, तोड़ना सहज नहीं है। 1947 का एक अलग एजेंडा हो सकता है, उस समय की हुकूमत गौरव के हाथ में थी। आज देश तोड़ना बहुत मुश्किल काम है साहब, वो कैसे देश तोड़ देगा? हमारा कहना बहुत सहज है। ये आपकी बात में जवाब है जोगेंद्र जी। आप आजादी की लड़ाई को यदि आप देखेंगे तो देश बनाने के दौर में भी 2 भिन्न भिन्न धाराएं मौजूद थी। उस दौर में भी कुछ लोग ये थे जो करिए अंग्रेज हमारे दुश्मन नहीं है, हमारे दुश्मन तो ये मुसलमान है। उस दौर में राजनीति करने वाले सत्ता में, आज वो 47 के बाद में ये आप ये बताइए ये क्या लेके जा रहे हैं?
संजय माधव जी, अशफाकुल्लाह खान जो है उसके ऊपर बलिदान के ऊपर जो है आज 2019 में इस तरीके की बात करता है, प्रधानमंत्री इस तरीके की बातें करता है, प्रधानमंत्री कब्रिस्तान की बात करता है, आपका गृहमंत्री इस तरीके की बात करता है, आप अपने एनपीआर वाले मामले पे बोलिए, आप अपनी बात जो है ना उस पे आइए, आप मुद्दे पे आइए। यही कह रहा हूँ, डायरेक्ट मत होइए, नहीं तो फिर मजा नहीं आएगा डिबेट का। मैं कह रहा हूं, देखिए एनपीआर 2004 में आपने शुरू किया, 2004 में आपने इसको माना और 2010 के अंदर आपने कहा कि 2011 की जो सेंसस है उसके साथ इसका जो है पूर्णता करा लिया जाए। और आप देखिए कि 2011 में जो है इसके साथ साथ जो है कांग्रेस की मनमोहन सरकार ने जो है इसमें लगभग 3,000 करोड़ के आसपास का बजट जो है प्रावधान किया, वही सेम कैबिनेट के द्वारा किया गया, सेम उसके साथ में ये काम हुआ और उनके द्वारा उनकी जो है गणना की गई। उसके बाद 2015 के अंदर इसका जो है वापस से जो है इसका जो है पूरा का पूरा जो है अपडेशन किया गया 2015 के अंदर। और 2000 क्योंकि अब सेंसस जो है 2021 की सेंसस होने वाली है तो एडिशनल जो है उसके ऊपर एक सेकंड आपको इंटरप्ट कर रहा हूं। पंकज जी, विपक्ष का आरोप ये नहीं है कि आप एनपीआर क्यों लेके आ रहे हो, आप लेके आइए, एनपीआर पे नो ऑब्जेक्शन, बट इनका यह कहना है कि जो अमेंडमेंट 2014 में आपने किया वह बिंदु जोड़े आपने, 2010 का जो था उसमें हो सकता है अलायंस में उस वक्त थे ये लोग तो बिंदु जोड़ने दिए नहीं जोड़ने दिए, लेकिन जो ऑब्जेक्शन आ रहा है वो 21 बिंदुओं को लेकर के आ रहा है कि ये 21 बिंदु जो थे जो किसी भी आदमी को अंदर से एक, हालांकि मेरे ये समझ से बाहर है, अगर कोई पूछ रहा है कि तो कौन सी कक्षा का विद्यार्थी है, किस गांव का रहने वाला है, कहां से आता है, तो आई थिंक जो जेन्युइन उसमें कोई ऑब्जेक्शन होना नहीं चाहिए, लेकिन ये एजेंडा समझ से बाहर है कि क्यों तो टकराव सरकार कर रही है और क्यों प्रतिपक्ष आ रहा है। मैं यही आ रहा हूं। देखिए मैं कह रहा हूं आज की डेट में जो है डिटेल डाटा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, पहली बात तो ये तो अभी है नहीं, देश में अभी नहीं है ना। देखिए मैं कह रहा हूं आज आपको लगातार लगा, जब ये चीज लगा तो जब इन चीजों की चीज लगी, मैं कह रहा हूं कि आपने कहा था कि नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर के अंदर न केवल सिटीजनशिप बल्कि जो है एनआरआईज यदि हैं और 6 महीने पहले से यदि रह रहे हैं, यदि आप जो है सिटीजन ऑफ इंडिया एज पर इनकम टैक्स एक्ट यदि आप हैं तो भी आपका नाम जोड़ा जाएगा। इसको लागू करिए, बिल्कुल लागू करिए, लागू करिए। मैं तो दूसरी बात कर रहा हूं, मैं तो दूसरी बात कर रहा हूं सर। आप मुझे बताइए, इस देश में हर साल वोटिंग लिस्ट अपडेट होती है, हर 10 साल में राशन कार्ड बनते हैं। एक सेकंड, मतलब एक ही बात, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा, मैं किसी सरकार पे उंगली नहीं उठा रहा, और उठा रहा हूं तो सिस्टम पे उठा रहा हूं। हमारे आज तक आपने एक बड़ी बात कही है कि आज तक आंकड़े कंप्लीट नहीं है। देखिए कंप्लीट तो हर साल करेंगे तो भी पॉपुलेशन बढ़ रही है जिस रफ्तार के साथ में, तो मुझे तो आप ये बताइए कि आंकड़े अपडेट नहीं है, इस देश चल रहा बिना अपडेट के आंकड़ों से, थोड़ी रोचक बात है। नहीं अपडेट नहीं, देखिए उनकी जो चीजें हैं, आज बहुत सारी चीजें हैं, जब सरकार ने कहा था तो आपने एक बात की चीज कही होगी, पूरी कांग्रेस की सरकार में एक चीज रही थी कि उन्होंने कहा था कि बीपीएल जो है कौन होना चाहिए, आमदनी ये तक पता नहीं थी कि 5 रुपए वाले भी, उन्होंने कहा था कि 5 रुपए में भी लोगों को भोजन मिल रहा है। अब यदि आमदनी, मैं 21 मुद्दे में बता रहा हूं आपको कि 21 मुद्दे के ऊपर उनकी क्वालिफिकेशन पूछी जा रही है, तो क्या बेसिकली क्वालिफिकेशन में कोई गलत कर रहे हैं क्या? भाई कोई पूछ रहा है कि भाई कितने लोग हैं, उनसे ये पूछा जा रहा है कि भाई आपका जो बेसिकली जो कमाने वाले लोग हैं वो कितने हैं, ये कोई गलत चीज है क्या? कि देश में पता चलना चाहिए बेरोजगार कितने हैं, रोजगार कितने हैं। आज जो चीजें मैं कह रहा हूं, कोई चीज है आज तक मैं कह रहा हूं सेंसस पूछा जाता था क्या कि आप बेरोजगार हैं कि रोजगार हैं, आपका जो परमानेंट एड्रेस ये है या दूसरा है। मैं कह रहा हूं आज, मैं कह रहा हूं आपको दूसरा बताता हूं आपको, नहीं दूसरा बताता हूं आपको, मैं बताता हूं 2010 में, मैं बताता हूं 2010 के अंदर इनके पास में इन्होंने कहा था कि हमें जो है 2000 योजनाओं के लिए 10 और 11 12 13 योजनाओं के लिए नहीं सर, मैं आपको यहां तक ये भी नहीं था कि कौन रेजिडेंट है कौन नॉन रेजिडेंट है, और नॉन रेजिडेंट के हिसाब से लोग जो है या रेजिडेंट रहे और एनआरआई के फायदे लेते हुए लगातार जो है उन चीजों का दुरुपयोग हुआ। 2000 मैं कह रहा हूं वापस लौटूंगा आपके, वापस लौटूंगा। कुलवाल साहब के पास में जाना चाहूंगा। कुलवाल साहब, तमाम प्रतिपक्ष की पार्टियां एनपीआर को लेकर के भी विरोध शुरू हो गया है, सीएए और एनआरसी से तो हम बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। बीजेपी का और सरकार का साफ दावा है कि डिफरेंट है। हम इसमें यह भी नहीं पूछ रहे कि आप अपना डॉक्यूमेंट दिखाइए, हम तो सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि आप यहां पर रहते हैं, कब से रह रहे हैं, तो इसमें क्या हर्ज है, क्यों ऑब्जेक्शन है? देखिए योगेंद्र जी, सवाल मैं हर बार ये करता हूं कि आप विपक्ष शब्द किसको बोलना चाहते हैं, ये बीजेपी की विपक्ष किसको बताना चाहती है। सवाल है कि विपक्ष, जब इनके जो 370 पे हम लोगों ने इनको वोट दिया तो हम विपक्ष नहीं थे, और जब आज हम इसके लिए कुछ बोल रहे हैं तो हम विपक्षी हैं।
सवाल है अर्बन नक्सल। सरकार हमको ये बता दे कि किस किस बात पे क्या बात करना चाहती है। सरकार वो बताती नहीं है। अब वो MPR लेके आ गई। हाँ। एक मामला सलटे नहीं, दूसरा मामला फिर तैयार। तो आपको क्या मैं तो गंवार आदमी हूँ साहब। डाउट क्या और जनता के साथ से बात करूँ। देखो पढ़े लिखे पंकज जी भाई साहब है, ये लोग पढ़े लिखे, मैं तो इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ। जनता इसको क्या समझ रही है, क्या कह रही है? ये इसको बता देवे। ये जनता को तो बताना चाहते ही नहीं है। ये तो दिल्ली में बैठ के इन्होंने फैसला कर लिया, चट्टनी घोल ली और जनता को, अरे भाई 21 पॉइंट बताओ, कोई बात नहीं, बता दीजिए हम क्या क्या पूछना चाहते हैं आपसे। चलो बता दीजिए, अब बता दीजिए। सवाल है, एक तरफ देश के प्रधानमंत्री जी बोलते हैं ये चीज देश में लागू नहीं होगी, ये मुसलमानों के लिए नहीं है। हम अगर आज हम बोलते हैं, वापस लौट रहा हूं आपके पास में। यह एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकूंगा, ब्रेक के बाद में वापस लौट रहे हैं। एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात कर रहे हैं एनपीआर को लेके, फिर विवाद, सीएए, एनआरसी और अब एनपीआर। हमारे यहां पे एक प्रॉब्लम खत्म नहीं होती, दूसरी तैयार रहती है। खैर चलिए, एक लागू कर रहा है, दूसरा इसे खारिज कर रहा है। मैं वापस जाना चाहूंगा कुलवाल साहब के पास में। कुलवाल साहब, चलिए आपने कई सवाल खड़े कर दिए। मैं तो ये जानना चाहता हूं कि गवर्नमेंट अगर कुछ लेके आ रही है, एजेंडा उसका है, और जब जनता के बीच जाएगी, जनता की अदालत में जाएगी, जनता का फैसला होगा कि सही किया है कि गलत किया है, तो सरकार पे भरोसा क्यों टूट रहा है? भरोसा तो रखिए कि जो कर रही है, एक बार उसका क्या स्टेप आता है, अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है तो पूरी बात करनी चाहिए, या फिर आपस में एक डायलॉग का अभाव होता जा रहा है कि सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष में किसी तरह का डायलॉग ही नहीं बचा है। देखिए योगेंद्र जी, मैं लगातार ये बात आपको कह रहा हूं कि पहले प्रधानमंत्री जी और देश के हमारे गृह मंत्री जी विपक्षी पार्टियों को बैठा के अगर बात करते हैं और ये समझाते हैं, और फिर ये जनता को इस बात में पूरी तरीके से समझा देते। जब लोकसभा चल रही थी तो इन्होंने ये लेके नहीं आए। अब ये जब प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कोई लागू नहीं होगा, तो मैं नहीं बोल रहा, प्रधानमंत्री जी ने कहा है। अब उसके बाद जब गृह मंत्री होता है तो उसका बयान कुछ अलग होता है। तो सवाल है कि कंट्रोवर्सी भारतीय जनता पार्टी में ही पैदा है। हम विपक्षों का नाम तो ले रहे ही नहीं है। देखिए, हम तो इनको सच्चाई बता रहे हैं कि आप जनता को बता दीजिए क्या करना चाहते हो। अगर आप 21 बिंदु बढ़ाना चाहते हो, हम नहीं चाहते आप देश के विरोध में बढ़ा रहे हो। आप जनता को बता दो कि 21 बिंदु बढ़ाना चाहते हैं भाई, तो विरोध का सवाल ही नहीं उठता है। कोई जरूरी नहीं कि हर चीज का विरोध किया जाए, बैठ के भी सेटलमेंट किया जा सकता है। मगर रोजाना नए नए ये तुर्कमी फैसले जो लिए जा रहे हैं, वो योगेंद्र जी देश हित में नहीं है जी। आज इनको कम से कम इस समय जब देश की अर्थव्यवस्था ठीक नहीं है तो उसे बयान करना चाहिए। देश का व्यापारी किस जगह पहुंच गया है, पंकज जी तो खुद सीए है, इनको तो इस बारे में ज्यादा पता है। तो मैं कहता हूं कि जनता का, हम इसलिए बोल रहे हैं कि जनता का ध्यान भटकाना चाहते हैं। ये जनता का ध्यान न भटका के और जनता को कॉन्फिडेंस और विपक्ष को कॉन्फिडेंस में लेके ये कोई काम करे। हम नहीं बोले सरकार को गलत काम करेगी, पर ये बता तो देने, ये बताना चाहते नहीं, अंदर बाहर आके हम पे आरोप लगाना चाहते हैं कि विपक्षों का काम है, ये दंगा फसाद करेंगे, ये अफवाह फैलाएंगे। ये वो विपक्षों को साथ लेके चलिए। अटल बिहारी वाजपेयी भी साथ लेके चलते थे, इंदिरा जी भी साथ लेके चलती थी। आपको क्या प्रॉब्लम है साथ लेके चलने में? आप पहले सोच लीजिए, देश हित के लिए कोई फैसला करो। सब पार्टियां तैयार है, कोई विरोध नहीं करी है, नहीं समझने का विरोध है ये। चलिए, उमेंद्र जी बैठे हुए हैं हमारे साथ में। उमेंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि फिर एक विवाद, उसकी मंशा पे विवाद खड़ा हो रहा है। क्या हो क्या अब यहाँ पे? ये वाकई ध्यान भटकाने के लिए सब कुछ किया जा रहा है? प्रतिपक्ष का साफ कहना है कि नए नए सगुफे सरकार सिर्फ इस वजह से छोड़ रही है ताकि लोग बेरोजगारी, महंगाई, इकोनॉमी, इन तमाम चीजों से ध्यान डाइवर्ट हो। देखिए योगेंद्र जी, जो भी मुद्दा आएगा उसमें एक चर्चा होना एक स्वाभाविक है। सत्ता पक्ष उसकी अच्छाइयां बताएगा, विपक्ष उसमें कमियां बताएगा। लेकिन मुख्य बात यह है कि कोई भी, चाहे सरकार में नहीं, खैर हर मुद्दे पे तो ऐसा नहीं रहा है। नहीं, कुछ अच्छे मुद्दे होते हैं तो उस पर देखिए बहुत कम ऐसे मुद्दे आए होंगे जिसपे आम सहमति बनी होगी। लेकिन ये कोई कहता है कि साहब विपक्ष को विश्वास में लेना चाहिए था, विपक्ष को ऐसा नहीं किया। तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने तो इसको अपने चुनावी घोषणा पत्र में लिया था।
यानी जब उन्होंने जनता के सामने बताया कि हम इन मुद्दों को लेकर आपसे वोट मांग रहे हैं, तो ये छुपा हुआ एजेंडा तो हम इसको कह नहीं सकते, या ये नहीं कह सकते मैं अचानक कोई चीज आई है। देखिए, जो जिस आधार पे इन्होंने जनता से वादा किया और वोट लिए और सरकार में आए, तो उनको अपना ये जो चुनावी घोषणा पत्र उसको लागू करना ही पड़ेगा। एनपीआर तो नहीं था उसमें। आप बता दीजिए, मैं अपने विषय बता दिए कुछ विषय ऐसे जिन पे हंगामा हुआ है, बात मैं उनकी कर रहा हूँ। बात आती है एनपीआर की। देखिए, कोई भी सरकार होगी उसको अपने कानून कायदे बनाने का एक हक है और बनाना भी चाहिए। जब मेरे घर में कोई व्यक्ति आता है तो मैं भी उसमें नियम लगाता हूं कि आपको जूते खोल के आने हैं, आपको ऐसा आना है, यहाँ बैठना है। ये तो नहीं कि सीधा मैं ड्राइंग रूम में आने, बेडरूम में आने दूंगा, ऐसा नहीं होगा। एक नियम होता है, एक सिस्टम होता है। तो सरकार एक सिस्टम को बनाना चाहती है, तो इसमें मैं मानता हूं कि इसमें हल्ला मचाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये कहना चाहूंगा कि यदि एक नियम बन जाएगा, एक सिस्टम बन जाएगा, तो आने वाले 5-10 साल बाद में लोगों को इसकी आदत भी पड़ जाएगी और देश हित में एक अच्छा फैसला होगा। देखिए, आज कोई भी चीज होगी, कोई नियम कानून कायदा बनता है तो पहले उसकी खिलाफत होना एक कुछ लोगों को लगता है जो नहीं समझ पाते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन जब समझ में आता है तो लगता है कि हाँ ये चीज अच्छा है। नोटबंदी की बात आई तब लोगों को लगा, उसके बाद अच्छे परिणाम भी आए, कुछ बुरे परिणाम बता दीजिए। किसका छुपावा? चलिए आज लोग बताइए ना, अच्छे नोटबंदी में कितने लोग आए, कोई भी अच्छे नतीजे तो आते हैं। गलत चीज बोल रहे हैं, 370 की बात आई तो लोगों को लगा किसने विरोध किया, कोई भी किसने विरोध किया, बताइए आप किसने विरोध किया? विरोध किया, इन्होंने विरोध किया। और मैं कह रहा हूँ इन्होंने नहीं, कांग्रेस ने भी वहां जाकर के उनके जो थे जो बिल्कुल सही विरोध किया। मैं मेरे वामपंथी मित्र से पूछना चाहूंगा, क्या आप लोग ये खुले में कह सकते हैं कि यदि कल को हमें जनता ने मौका दिया तो हम इन सब नियम मौका? अरे चाइना भी नहीं है सर, हमको बचाएंगे, कल को मान गौ जो बची है। बिल्कुल तो ये आप लोग दावे के साथ वो कह रहे हैं कि मौका दिलाइए, मौका आएगा। देखिए, नॉर्थ कोरिया में, उत्तरी कोरिया में, और यदि मानिए यदि आप दिन में सपने देखते हैं, आपको लगता है कि आ सकते हैं, तो आप सपने तो कभी भी आ सकते हैं। सपने देखने में कोई बुराई नहीं है, सपने तो कभी भी आ सकते हैं। ये दिन के सपनों की बात अलग होती है, रात के सपने का जवाब। तो मैं पहले अपनी बात कह दूं। देखिए, अब ये जो हो रहा है, कानून बन रहा है, मैं समझता हूं कि इसको हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं, बिना समझे हम हाहुल्ला मचा रहे हैं। तो आप बता दीजिए भाई साहब, देखिए ऐसा आप बता दीजिए हमको, आप बता दीजिए। मैं आपको व्यक्तिगत रूप से जब भी नहीं, आप बता दीजिए, जनता को बताइए, नहीं हमारे हिंदुस्तान की वोट छाप है, केवल लग रहा है नहीं वोटों में हमारा वोट बैंक खिसक रहा है। कोई वोट बैंक खिसक नहीं है, वो वोट बैंक तो बीजेपी का खिसक रहा है, बीजेपी आ रही है, हमारा नहीं खिसक रहा। सुनो, इसकी ग्राउंड रियलिटी क्या है? इसका वोट बैंक है। हर चीज के पीछे वोट बैंक तो होता है। अब कुछ लोगों ने इसको एक संप्रदाय विशेष का मामला बना दिया कि साहब ये हो रहा है, इससे एक संप्रदाय के लोगों को खतरा होगा, ये होगा। तो ये वोटों की वजह से तो हुआ है। कहां लिखा हुआ है इनमें कि एक संप्रदाय को नुकसान होने वाला है? कहां किसी जाति धर्म की बात ही नहीं है। केवल हमारे राजनीतिज्ञों ने इसको जाति धर्म का मुद्दा बना दिया, क्योंकि मामला वोटों का है। हम यदि एक संप्रदाय की भावना को जोड़ के यदि वोटों में यदि सेंध लगाना चाहे तो बात एक अलग है। देखिए, इन चीजों से होता नहीं है। जनता चाहती है कि उनके यहाँ एक बिल्कुल अच्छी व्यवस्था हो, एक अच्छी कानून कायदे से सरकार चले, अच्छे कानून कायदे से जनता चले। अब यदि जनता में कोई नए नियम बन रहे हैं तो ये ऐसे कोई नए नियम नहीं है कि जिससे कोई किसी को नुकसान होने वाला है। आज यदि मानिए कि ये नियम बनता है कि मैं 6 महीने कहां हूं, और तो मुझे बताने में दिक्कत क्या है? और उसमें कोई हमसे कोई पासपोर्ट नहीं, पासपोर्ट आने वाले समय पासपोर्ट में तो सरकार से बोल रहे हो। सुनिए गुलवाल जी, आने वाले समय में तो सरकार की मंशा ये भी है कि केवल आदमी का एक ही आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, वही पासपोर्ट बन रहा है। अब हम इस हिंदुस्तान में कई अलग अलग बने हुए हैं, आधार कार्ड अलग बना हुआ है, पासपोर्ट अलग बना हुआ है, मतदाता का अलग बना हुआ है। एक व्यक्ति का एक कार्ड बनाने की भी सरकार की योजना आएगी कभी, और हम लोग उसमें भी हल्ला मचाएंगे, क्योंकि मामला ये दिखता है कि हमें जनता को कैसे डिवाइड करना है और जनता को कैसे भटकाना है। केवल हम इस बात को छोड़ दें। मैं एक बात जानना चाहता हूँ, आधार कार्ड सुनिए सर, ये मैं कह रहा हूं, मैं एक बात बताइए मुझे, एनपीआर आप गवर्नमेंट लेके आ रही है, अच्छी बात है, गवर्नमेंट का अपना एक एजेंडा होगा, लेकिन कुछ समय बाद ही सितंबर तक ये होगा, उसके बाद में मुझे लगता है दिसंबर तक रिपोर्ट आएगी, 2021 में फिर वापस से शुरू हो जाएगी आपकी जनगणना। करीब 4000 करोड़ रुपए एनपीआर पे खर्च होंगे, ये गवर्नमेंट मान रही है, और हिंदुस्तान
बहुत दिल वाला हिंदुस्तान है। यहाँ जो मुकर्रर की जाती है रकम, उसमें आज तक कोई काम पूरा नहीं हुआ, उससे ज्यादा ही पैसा खर्च होता है। फिर आपके जनगणना पे आइए आप, 8,754 करोड़ रुपए तो कैबिनेट ने दिया है कि ये जनगणना पे खर्च होगा, उसका भी काम शुरू हो गया कि बजट आ गया तो काम शुरू होगा। मैं तो ये जानना चाहता हूं कि जो आदमी जनगणना करने के लिए घर घर जाएगा, घर घर ही जाएगा जनगणना के लिए, इसमें भी एनपीआर में घर घर जाएगा, तो इसका बेनिफिट मुझे बताइए कि एनपीआर का ये बेनिफिट जनगणना में मिल जाएगा, या तो फिर एनपीआर जो हम कर रहे हैं उसी से शिफ्ट कर देंगे उन्हीं आंकड़ों को। आप तो बस, मैं वैसे जानना चाह रहा हूं इसका कि आम आदमी जानना चाहता है कि जब 6 महीने के बाद ही दूसरा काम शुरू कर रहे हो तो 4,000 करोड़ रुपए खर्च करने का औचित्य, पता नहीं इन लोगों का तो अपना एजेंडा होगा, मैं तो वो जानना चाहता हूँ कि दो चीज अलग अलग है। जनगणना अलग चीज है, बताइए। जनगणना तो केवल देखिए 5 साल 10 साल बाद में एक जनगणना होती है, इसके प्रारूप बताते हैं। 10 साल बाद में, 10 साल बाद। लेकिन ये जो कानून बन रहा है ना, ये हमेशा के लिए स्थायी कानून है, तो हम जनगणना के साथ, सर मैं वही तो कह रहा हूँ, तो जो आदमी घर घर जा रहा है वही बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ। लेकिन क्या है कि इसमें हमको, जैसे मानिए मैं आज जयपुर से दिल्ली जा रहा हूँ तो 6 महीने के लिए, तो मुझे वहां बताना पड़ेगा कि मैं 6 महीने से एमपी हूं, तो क्या इससे क्या होगा, एक बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है जो शायद आप लोगों को मालूम है नहीं, कि जो एक ऐसे कई मतदाता हैं जिन्होंने जयपुर में भी नाम लिखवा दिया, अपने गांव में भी लिखवा दिया, अन्य जगह भी जो चल रहा है बहुत से, ये आप नहीं, तो ऐसे मतदाताओं पर भी नियंत्रण होगा। देश की जनसंख्या जितनी है उसका सही आंकलन भी होगा। ये देखिए सरकार ने कोई निर्णय लिया है, बहुत सोच समझ के अच्छा निर्णय लिया है, अभी केवल इसकी खिलाफत का यदि ये करना है तो इसकी बात गलत है। चलिए पंकज जी के पास में जाना चाहूंगा। पंकज जी, ये 6 महीने का अंतर है एनपीआर और जनगणना के बीच में, फिर ये क्यों 4,000 करोड़ रुपए जो खपाए जाएंगे, इसका औचित्य समझ से बाहर आ रहा है ये, या तो आपको टाइम लेना चाहिए था 2 साल पहले, नहीं देखिए कुछ टाइम पीरियड पहले, 6 महीने पहले आप शुरू कर रहे हो। देखिए आप हाँ बताइए। 2010 में भी यही हुआ था, और दोनों के जो बेसिकली आंकड़े हैं उनके भिन्न है। अभी आप जो बात करते हैं कि 21 पॉइंट है, 21 पॉइंट नहीं है, 8 पॉइंट जो है आपके चल रहे हैं, 8 पॉइंट जो है एडिशनल है। अब 8 पॉइंट के अंदर जो बेसिकली 2010 से लेकर के 2021 तक जो बदलाव हुए उनके बता रहा हूँ। 21 पॉइंट ये लोग बता रहे हैं, लेकिन 8 पॉइंट जो है एडिशन है, बाकायदा आपके जो है चैनल ने दिखा दिया है कि 8 पॉइंट एडिशन है, जो चीजें बिल्कुल वहां से निकल के आई हैं। अब 8 पॉइंट में बताइए कि मैं कह रहा हूं कि इन जो है 2004 के अंदर मोबाइल की संख्या और 2021 में मोबाइल की संख्या, आज आम आदमी के पास मोबाइल है कि नहीं है? 2010 में जो है, 2004 में, 2010 में और 2021 में, जो 2020 में आएगा। आज बेसिकली मोबाइल नंबर यदि पूछे जा रहे हैं तो कोई गलत कर रहे हैं क्या? दूसरा चीज उन्होंने कहा आधार नंबर उस पर पूछा जा रहा है तो कोई गलत है क्या? तीसरा उन्होंने पूछा भाई क्या आपके पास पासपोर्ट है, यदि है तो उसका नंबर पूछा जा रहा है तो गलत है क्या, क्योंकि उसकी कोई आइडेंटिटी छिपाने वाली कोई चीज नहीं है। चौथी उन्होंने पूछी है कि क्या आपके पास जो है स्थायी पता जो है वो यह है या वर्तमान पता, इससे पहले कोई पता दूसरा था या स्थायी रूप से आप यहाँ रह रहे हैं, इसमें हाँ या ना में बताने में कोई दिक्कत है क्या? इसके बाद आपकी जन्म दिनांक पूछ रहे हैं, जन्म दिनांक पूछ रहे हैं। मैं सर एनपीआर पे सवाल नहीं खड़ा कर रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं कि गैप नहीं है, और तर्क आप लोग ये दे रहे हैं कि मनमोहन सिंह ने 2010 में किया, इस वजह से अभी कर रहे हैं, तो इसका लॉजिक समझ से बाहर, अगर एक सरकार ने 1200-1300 करोड़ रुपए उस समय गवा दिए तो अब क्यों करना चाह रहे हैं? देखिए मैं कह रहा हूं कि 2004 में ये होता कि हर एक 10 साल में इसमें जो है हर एक 10 साल में होगा एनपीआर रजिस्टर भी, 2004 के रूल्स में जब 2004 में किया था तब ये बात की थी। लेकिन 2014-15 में खाली जो है इसको जो है अपडेट किया गया था, क्योंकि 2010 में जब जनसंख्या हुई थी इस कारण से जब कम आएगा तब क्या कहता 2010 में 2011 के अंदर इससे जैसे जैसे वो किया था, और वो का वो सिस्टम 2020-2021 में है, क्योंकि इन्हीं के आंकड़े जो भी सिस्टम होगा, जो भी, क्योंकि इतना बड़ा डिपार्टमेंट है जनसंख्या अपने आप जो करता है, वो इतना बड़ा डिपार्टमेंट है, उनका क्या उस प्रोसेस है, कितनी चीजें हैं। तो मैं कह रहा हूं कि जो रिफॉर्म्स हैं आज हम जो है, यदि हम चाहें कि यदि हम आज के 20 साल की डेट से पहले जाएं वोटर की पोजीशन, और आज 20 साल बाद हम देखना चाहें इलेक्टोरल प्रोसेस, तो काफी फर्क है। तो मैं कह रहा हूं कि ये जो 8 पॉइंट बहुत क्लियर आपके यहां से किएंगे कि जो 8 पॉइंट है उन 8 पॉइंटों पर भी ये पूछा गया है कि यदि आपके पास है तो आप बता दें, इसका भी कोई आधार नहीं मांगेगा उनसे कि भाई आपके पास है तो आप बता दीजिए, लिख देगा। अब मैं कह रहा हूं कि इन चीजों का यदि रिकॉर्ड रहता है, इन चीजों के आधार पर यदि कोई प्लानिंग होती है, इस चीज के ऊपर आधार पर यदि कोई व्यक्ति जो है उसका व्यवसाय क्या है, यदि कृषि है, तो आज की डेट में आप देखिए लगातार जो है कई बार आता है कि किसान टोटल है कितना, टोटल लोग कितने हैं। मुझे बताइए पंकज जी, वही बात कर रहा हूं, जनगणना में नहीं पूछा जाता जाति, धर्म, व्यवसाय, गांव, मोहल्ला सब पूछा जाता है ना? तो मैं वही बात कह रहा हूं सर कि जब आप 8,754 करोड़ रुपए उस पे खर्च करने जा रहे हैं, अब मैं कह रहा हूं और 100 करोड़ इस पे से भी लीजिए, इस बजट में से जो आपका 4,000 करोड़ खर्च करने वाले हैं इसमें से कम कर दीजिए और इसमें जोड़िए। कुछ दिन बाद ही जो आपका
कोई भी व्यक्ति जा रहा है, हमारे स्कूल के स्टाफ होंगे, पटवारी होंगे, ग्राम सेवक होंगे, किसी एनजीओ से काम लेंगे, यही लोग जाएंगे। आप इनको एक एडिशनल परफॉर्मा भी तो दे सकते हैं कि आप इसको भी आप भरवा करके लेके आ जाइए। मैं तो ये जानना चाह रहा हूं कि 4000 करोड़ रुपए सिर्फ हाँ और ना के लिए क्यों खर्च किए जा रहे हैं, ये हर व्यक्ति जानना चाहता है। जैसे ही अमाउंट आया कि कैबिनेट ने पास कर दिया, लोग जानना चाहते हैं कि अप्रैल से सितंबर तक आप एनपीआर चलाएंगे, उसके बाद में आपकी जनगणना का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। तो ये एक अहम समझ से बाहर है लोगों के कि ये क्यों किया जा रहा है। फिर मैं एक चीज कह रहा हूं, ये हो सकता है राजनीतिक दलों का तो अपना एजेंडा है, लेकिन आम पब्लिक भी 4000 करोड़ पे क्यों खर्च किए जा रहे हैं। मैं कह रहा हूं हो सकता है इन चीजों का, लेकिन देखिए मैं फिर आपको एक चीज कह रहा हूं, अगर कांग्रेस ने गलती की तो आप क्यों दोहरा रहे हो? गलती नहीं, देखिए कहीं ना कहीं इन चीजों का जो है विश्लेषण होगा और आने वाले, आप जैसे कह रहे हैं 2021 में होगा जनसंख्या होगी, मैं कह रहा हूं आने वाले टाइम पे 2031 में तो आपकी जनसंख्या की आधार की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि बेसिकली जो है आज की पॉपुलेशन प्लस जितने भी जन्म प्रमाण पत्र बने माइनस डेथ जो है, इट इज एक्यूमुलेशन ऑफ द जनसंख्या, उसमें फर्क क्या पड़ना है, ये तो हर एक छोटा छोटा मैथमेटिशियन जान जाएगा। तो लेकिन इन चीजों का कब होगा? क्योंकि जब एक्चुअल डाटा आपके हाथ में होगा तो उस दिन निकल जाएगी, उस दिन तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, उस दिन तो सब चीजें हाथ में आ जाएंगी आपके, तब आपको इन चीजों के खर्चे की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं कह रहा हूं तो ये जो सिस्टम्स हो रहे हैं, ये चीजें हैं, अब इनका रीजन इसमें क्या क्या चीजें हैं जनसंख्या में और इसको भिन्न क्यों रखा गया है, तो मेरे ख्याल में देखिए उन दोनों ही डिपार्टमेंटों का यदि विश्लेषण आएगा, यदि क्लैरिफिकेशन आएगा तो है, क्योंकि आज बेसिकली ना तो बेसिकली उस डिपार्टमेंट में मैं हूं ना हम लोग हैं, तो आज क्यों इस तरह चीजें, सीधी बात, तो निश्चित रूप से मेरे ख्याल में हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है और हमारी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देखिए बिल्कुल आपकी बात सही है कि आपने ये बात आपके चैनल से उठी है, तो ये बात निश्चित रूप से वहां तक जानी चाहिए। और यदि कोई खर्चा अननेसेसरी हो रहा है और रिवर्सल हो रहा है तो मेरे ख्याल में इस पे पाबंदियां लगनी चाहिए। मैं संजय माधव जी आपके पास में आना चाहूंगा। पंकज जोशी जी ने एक ही चीज को बड़ा क्लियर किया, डिफाइन किया है 1955 से, जब से सिटीजनशिप रजिस्टर शुरू हुआ और बाकायदा एक्ट के माध्यम से हुआ, उसमें बीच बीच में बदलाव आते रहे। अभी लेकिन एनपीआर को लेकर के सरकार का साफ एजेंडा, देखिए मेरा अपना एक सोच है कि पैसे इतने क्यों खर्च किए जा रहे हैं। 6 महीने पहले जब आप ये करा रहे हो, 6 महीने बाद में दूसरा काम हो रहा है उसी के, यानी कि वो ऐसे ही है कि निगम सड़क बना रहा है, कल बीएसएनएल उसको खोद करके पाइप डाल रहा है उसमें, तो ये प्लानिंग तो पहले से ही हो जानी चाहिए थी। और अगर कांग्रेस एक व्यक्ति ने गलती की कि नहीं साहब पहले से भी ऐसा होता रहा है, तो भैया कभी तो अमेंडमेंट करिए, जनता की गाड़ी कमाई का पैसा है। आप प्लानिंग नहीं कर सकते कि हम सड़क बनाएंगे, बीएसएनएल अगर आपको लाइन डालनी है तो डाल लीजिए, जेवीबीएनएल अगर आपको डालनी है तो आप डाल लीजिए, ये तो प्लानिंग होनी चाहिए। अगर आपस में इतना नहीं है तो जनता का पैसा यूं फूंक देंगे, कहीं तो कोई राइडर होना चाहिए इसके लिए। तो मैं आपके पास में आना चाह रहा हूं, एक एक चीज का खुल करके जवाब दिया पंकज जोशी साहब ने, लेकिन अब विरोध भी समझ के बाहर है कि एनपीआर का भी विरोध क्यों हो रहा है। नहीं योगेंद्र जी, जो आप बात कह रहे हैं, मैं आपकी बात का आप कह रहे हैं पंकज जी का अलग डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट कुछ नहीं है, वही सरकार के जो अध्यापक उनको लगा कर जनगणना होती है, उनसे ये काम करवाया जाएगा। इसलिए दूसरी बात ये है कि आपने जो बात कही वो मैं उस बात का समर्थन करता हूँ। दूसरी बात ये नहीं बताया कि क्या है, दूसरी बात ये है कि मैं जो कहना चाह रहा हूँ, जो साथी मेरे पत्रकार जी कह रहे थे जो वामपंथ के बारे में सवाल उठाया और पंकज जी ने जवाब ही दे दिया उसका कि खत्म हो गया है, तो मैं कहना चाहता हूँ कि खत्म तो नहीं, उन्होंने कहा खत्म हो गया, कोई बचा खाली। तो मैं कहना चाहता हूँ कि वो आने वाली 8 तारीख को बताएंगे वामपंथ कितना बचा है। और बार बार ये बीजेपी वाले वामपंथ का नाम इसलिए लेते हैं, वामपंथ का कितना भय इनको है, कितनी कम ताकत हुई है। तो असली बात ये है, आपने जो सवाल पूछा उस सवाल का ये बात है कि ये जो आपने कहा कि सरकार है, सरकार का मतलब ये नहीं होता है डेमोक्रेसी के अंदर कि वो राजा तानाशाह है। डेमोक्रेसी के अंदर सरकार का मतलब होता है इस बात का संविधान जो एक संघीय ढांचा बनाया गया है, उसमें राज्यों के अधिकार हैं, उसमें केंद्र के अधिकार हैं। जब 12 जब राज्य हैं, 12 राज्यों ने, राज्य सरकारों ने मना कर दिया कि हम इसको सीए कोई लागू नहीं करेंगे। और अभी एनपीआर के बारे में भी ये घोषणा आ रही है, एनआरसी के बारे में 12 स्टेट ने कहा है। देखिए राज्यों का अधिकार नहीं है इसको नहीं मानने का, राज्यों का मालूम नहीं है कि मैं पूछ रहा हूं आपसे, मैं कह रहा हूं एक संघीय ढांचे के अंदर, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर विपक्ष को विश्वास में लेना, राज्य आप राज्यों को तोड़ने अलग। एक ऐसा देश है हिंदुस्तान जिसमें विभिन्न विविधताएं हैं, एक तमिलनाडु, आप चाहते हैं एक डंडे से हाँकना। ये जो कार्यप्रणाली है, ये कार्यप्रणाली ही संदेह पैदा करती है। आपने सही कहा, आपको क्या दिक्कत थी, आपने कौन वाला सब सही कहा, आपने क्यों नहीं इतना बड़ा कदम उठाए। आप बताइए कब नहीं कहा गया, जब आधार बनाया तब भी ये कहा गया एक वो चाहिए, एक दस्तावेज चाहिए, उससे पहले वोट। आपने सही कहा योगेंद्र जी ने, वोटर लिस्ट है आपके पास में, लेकिन ये रोज नित्य नए नए
जो है हथकंडे जो है, और वास्तविकता ये है सर कि ये माधव जी सबसे बड़ी समस्या ये है कि चुनाव सबसे बड़ी समस्या ये है भी वायदे पहले जनता को गुमराह करने के लिए किए जाते थे। अब क्या हो रहा है? हो गई अभी भी गुमराह करने के लिए होने लगते अभी नहीं कोई इंप्लीमेंट नहीं हो रहा। गरीब इन्होंने किसानों का कर्जा माफ किया, सुनिए कुछ लोगों ने वादा किया, मोदी ने वादा किया किसानों का कर्जा माफ करेंगे, 2 करोड़ रोजगार साल ने दिया, वापस लाए 15 लाख खाते लाए। आप ये ये कह रहे हैं आपने बनाया किसे भगाया आपने काम आप दोनों का काम बीजेपी कांग्रेस का यही काम करते हो आप पूंजीपतियों को उसको भगा दिया, एमपी को बिना को भगा दिया। योगेंद्र जी मुझे कोई विरोध की बात नहीं करनी, आपके चैनल ने जो बात कही है, जो आपने इसको मेन बात को पकड़ा है वो बताओ जो उस बात में था कि भाई 40,000 करोड़ रुपया 4,000 करोड़ रुपया जब आप 6 महीने के लिए खर्च कर रहे हो और उसके बाद जब जनगणना होगी उस पर 8,754 करोड़ रुपए खर्च हो रहा है, तो अपने देश का पैसा का इसका दुरुपयोग न के अगर इस पर सरकार चाहे मैं जनता के तो नहीं कह सकता, लेकिन मैं तो अपनी बात मैं मेरी बात करूंगा दुरुपयोग है जी। इसको अगर सरकार चाहे तो इस पैसे को बचा के और भी किसी फंड में इसका यूज कर सकती है। इसमें अड़ी वाली बात कुछ भी नहीं है, समझने की बात है और समझना है इसको, और समझने में वो समझ जाए। नहीं गुरुवार जी आपने आज कही है, अभी तो 3 महीने बाकी है, अभी खर्च होने वाला शुरू कर दिया है, तो शुरू होगा, तो मैंने वहां तक पहुंचे और 27 में ठीक हो जाए। हम चाहते हैं पंकज जी हमारी बात केंद्र सरकार को बता दे तो अच्छा रहेगा। आपकी सीधी बात जो वहां तक जाएगी, क्या बात है? तो मैं चाहता हूँ कि इस पैसे का सदुपयोग है, इससे जनता के मन में ऐसी कोई बात नहीं। यदि ऐसी चीज और अच्छी चीज आ रही है ना, हमारा विरोध नहीं अच्छी चीज के लिए, पर विरोधी पक्ष को मत आप उनको ये हमको बड़ा हम तो विपक्ष कह रहे हैं, विपक्ष एनडीए में नहीं विपक्ष नहीं ये कोई नहीं है। तो कैसे बके छोड़ गया आपको, छोड़ो इन बातों को, हम दोनों अच्छे काम करेंगे, विरोध नहीं है, अच्छा काम करो, पर ये जो पैसा बचता है इस पैसे को बचाना जाना चाहिए। और मैं योगेंद्र जी को आभार व्यक्त करता हूँ, इन्होंने हमको इस बात से अवगत कराया। जी संजय माधव साहब कुछ कह रहे हैं आप बीच में। मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये जो असली जो ये कह रहे हैं वादे पूरे कर रहे हैं, जो वादे उस घोषणा पत्र में बहुत सारे वादे, किसानों से वादे हैं, नौजवानों से वादे हैं, 2 करोड़ हर साल रोजगार देने का वादा था, कुछ रोजगार दिया है। आप आर्थिक मंदी में बेरोजगारी 50 साल में 50 साल में बेरोजगारी उच्चतम स्तर पर है। आज ये आंकड़े बता दें, आर्थिक मंदी में पूरी अर्थव्यवस्था तबाह हो रही है, उस पर चर्चा नहीं कर रहा है। प्रधानमंत्री चिंता हो रही है, क्या होता है ये चर्चा जी को कह रहे हैं एनपीआर जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट। योगेंद्र जी मैं कह रहा हूँ 1947 से लगातार गरीबी की बात हुई, महंगाई की बात हुई, आवास की बात हुई, सबकी बात हुई, लेकिन लगातार आपने कांग्रेस से नहीं पूछा, भी आपने पूरे केक नहीं पूछे। 1980 में भारतीय जनता पार्टी बनी, सुनिए आप, और 1980 बनी, और 1988 में जो है राम मंदिर का जब भी सरकार आई, सुन जाइए, जब भी सरकार आई तो आप जो कर रहे हैं आपको टोक नहीं रहा। देखिए गरीबी बेचारी नेताओं के श्री मुख में तो 1971 में आई, नेताओं ने हटगी नहीं एजेंडा जो बना 71 में बना कि गरीबी हटा देंगे। उन्होंने कहा गरीब उनसे ये क्लियर नहीं किया था। 1980 वाले अच्छे दिलाएंगे, अंबानी रानी के अच्छे दिलाएंगे। हमारी जब मेजोरिटी आएगी तो हम ये पूरा करेंगे, 370 हटा दी, 35 हटा दी, राम मंदिर हटा दिया, मैंने सुप्रीम कोर्ट बनाया इसलिए नहीं था, इसलिए नहीं था कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो है केस पेंडिंग था, तो बात का पेंडिंग था, तो अरे सब जुडिस हाउस में कोई सुप्रीम कोर्ट में कई लोगों के लिए देखिए ऐसा मत कीजिए, न्याय भी आप नहीं हो। इन्होंने एक नारा अभी सुनिए, आपने जो बात कहा, एक कहा कि गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी जी ने 1971 में दिया था कांग्रेस की वापसी के लिए, और उन्होंने कहा था कि देश से गरीबी नष्ट मतलब खत्म कर दी जाएगी। अब ये कह रहे हैं कि गरीबी पता नहीं गरीबों की हटी कि नहीं हटी, कांग्रेस की गरीबी हट गई, नेताओं की गरीबी हट गई। बीजेपी अब इनका कहना है कि अच्छे दिन आएंगे,
तो अंबानी अडानी के अच्छे दिन आ गए, अच्छे दिन पे ये इनका एक तंज है आपके लिए, सरकार पे, बीजेपी के लिए। लेकिन समय कम है, मैं एक बार उमेंद्र जी के पास में वापस जाना चाहूंगा। तो उमेंद्र जी, कुल मिलाकर के यह है कि सरकार एजेंडा लेकर के आएगी, प्रतिपक्ष को विरोध करना है। मैंने तो परंपरा ये भी देखी है, अगर अच्छा एजेंडे हैं तो उस पर हाँ मिला भी जाती है कि बिल्कुल करें, हम साथ हैं। लेकिन अब कुछ स्थितियां बदल रही हैं, जो मुझे ऐसा लगता है कि लोकतंत्र की पर्व यात्रा जो निकाली जा रही है, खिलाफ हो चाहे पक्ष में, सब करें, संविधान बचाएंगे, देश बचाएंगे, लोकतंत्र बचाएंगे, बचाइए, कौन ठेस पहुंचा रहा है इसको। लेकिन ये बचेगा कैसे? हर कोई तो कह रहा है हम देशभक्त हैं, दावे भी किए जा रहे हैं, लेकिन दावों की पोल या दावों की अगर बात करें तो भरोसा क्यों टूट रहा है? देखिए योगेन जी, मैं वो सही है हम गलत है, हम सही है वो गलत है। देखिए योगेन जी, मैं किसी भी दल की या किसी भी व्यक्ति की देशभक्ति पर प्रश्न नहीं लगाता हूं। मैं मानता हूं कि जो इस हिंदुस्तान में वो सब देशभक्त है, लेकिन पाकिस्तान की भाषा जरूर बोल देते हैं कभी कभी बोलते हैं, कभी लेकिन चीज हुई है। अभी जो कल धरना था उसमें जो है अपनी बात किया, उसमें जो है वंदे मातरम गाया गया, अपनी बात पहली बार सरकार रैली निकाल रही है, पहली बार सरकार रैली निकाल रही है, पहली बार देखा मैं आपकी बात को बड़ी शांति से और मुझे बोलने के लिए कहा गया। अब बात क्या कि ये सभी दलों की समझ में आ गई कि मामला देशभक्ति का है, इसलिए अब आंदोलनों में तिरंगा भी आगे चलेगा, आंदोलनों में वंदे मातरम भी होगा, आंदोलन में देशभक्ति भी होगी। और ठीक है, क्योंकि लोगों के, सब दलों के समझ में आ गया, मेरे वामपंथी भाइयों के भी समझ में आ गया कि देशभक्ति के बिना काम नहीं चलेगा। अब लाल सलाम को भी तिरंगे में करना पड़ेगा, वंदे मातरम क्या देशभक्ति नहीं, मैंने आपकी देशभक्ति का प्रश्न नहीं लगाया, मैंने कभी देशभक्ति का प्रश्न नहीं लगाया। मैं कहता हूं सभी दल देशभक्त है, बस अब यह है कि कौन अधिक से अधिक दिखाने की कोशिश में। भारतीय जनता पार्टी है, एनडीए ने भारतीय जनता पार्टी एनडीए तो कह दिया, उनकी तो प्रार्थना में भी नमस्ते सदा वत्सले, तो उनकी तो समझ देशभक्ति अब देखिए किसकी बात है, देश क्या है, भारतीय जनता मैं माफी चाहूंगा, समय पंकज सर, आप लोग बात आती है एजेंडे में समय पूरा, सभी चुनाव लड़ना, समय कम है सर, मैं माफी चाहूंगा। एजेंडे पे आ जाओ ना, कुल मिलाकर के एजेंडे पे आ जाओ, चलिए कुल मिलाकर के बात, पता नहीं सरकार 4 सीटें नहीं आएंगी। सरकार एजेंडे वही लेकर के आ रही है जो पहले इंट्रोड्यूस हो चुके हैं, लेकिन प्रतिपक्ष का आरोप यह है कि इनके साथ छेड़छाड़ करके और एक अपने हिडन एजेंडे के साथ में सरकार ये थोप रही है, ये प्रतिपक्ष का आरोप है। सरकार कह रही है कि हम कर वही रहे हैं जो पहले इंट्रोड्यूस हो चुका है, नया कुछ नहीं कर रहे हैं। फिर मैं तो कहूंगा कि ऑब्जेक्शन क्यों है फिर, लेकिन सरकार कहती है कि फिर पेट में दर्द क्यों है। चलिए कर, पेट का दर्द कब तक चलेगा और इलाज क्या है, दर्द किसके हो रहा है, ये विराज। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।